12. The spring shown in figure is kept in a stretched position with extension x naught when the spring system is released. तो बोला है कि सिस्टम को जब रिलीज़ किया गया तब ऑलरेडी जो स्प्रिंग है वो x नॉट एक्सटेंडेड है. आगे, अज्यूमिंग द फ्रिक्शन हॉरिजॉन्टल फ्रिक्शन टू बी फ्रिक्शनलेस, फाइंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ द ऑसिलेशन. तो भाई सोचो, इसको खींच के छोड़ दोगे. स्प्रिंग को अपन लोगों ने क्या किया है, दोनों ब्लॉक को अपन लोगों ने खींचा और जब स्प्रिंग का टोटल एक्सटेंशन x नॉट हो गया तब हमें इसको रिलीज़ कर दिए, सिस्टम को, दोनों ब्लॉक को एक साथ अपन रिलीज़ कर दिए. तो क्या होएगा सोचो. मैं इस क्वेश्चन को सेंटर ऑफ मास फ्रेम से करूँगा. मेरे ख्याल से उससे एनालिसिस थोड़ी आसान हो जाएगी. देखो, ये m मास है, स्प्रिंग को बनाने की ज़रूरत नहीं है ना, अज्यूम कर लो कि वहाँ पर है ये m और ये m. अब शुरू में क्या हो रहा है, अच्छा इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ कहीं पर मान लेते हैं. ठीक है, सिस्टम का सेंटर ऑफ मास कैपिटल M को मैं भारी मान लेता हूँ, तो कैपिटल M की तरफ होगा सेंटर ऑफ मास. और यहाँ पर क्या है, रस्सी स्प्रिंग है. पर सोचो, सेंटर ऑफ मास तो रेस्ट पे ही रहेगा भाई, सेंटर ऑफ मास पे रेस्ट पे ही रहेगा. और इन दोनों पे शुरू में क्या फोर्स लग रहा है, शुरू में एक्सटेंशन स्प्रिंग का है x नॉट है. तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि यहाँ पर इस पर फोर्स लग रहा है k इंटू एक्स नॉट और इस पर फोर्स लग रहा है k इंटू एक्स नॉट. अब होएगा क्या कि जो x नॉट है, अब मैं सेंटर ऑफ मास के राइट साइड वाले और लेफ्ट वाले स्प्रिंग को अलग अलग ट्रीट करूँगा. जैसे सेंटर ऑफ मास कहाँ पर है, यहाँ पे, तो इतनी स्प्रिंग को अलग मान लेता हूँ, इतनी स्प्रिंग को अलग मान लेता हूँ. मैं ये अज्यूम कर लेता हूँ कि इतने पोर्शन में जो एक्सटेंशन आया है वो x1 आया है और इतने पोर्शन में जो एक्सटेंशन आया है वो x2 आया है. तो टोटल एक्सटेंशन क्या हो जाएगा, x1 प्लस x2, ये इसको मैं बोल सकता हूँ x नॉट. ठीक है, लेफ्ट और राइट वाले में दोनों एक्सटेंशन को अपन मिला देंगे तो x नॉट बन जाएगा. अभी सोचो, अब होएगा क्या. शुरू में जब इसको रिलीज़ किया गया है तो सिस्टम रेस्ट पे है, यानी कि मोमेंटम ज़ीरो है. तो मोमेंटम कंजर्व रहेगा क्योंकि केवल इंटरनल फोर्स प्रेजेंट है, स्प्रिंग फोर्स इंटरनल है सिस्टम के लिए. तो जब इन लोग साथ में आएंगे तो एक साथ इन लोग क्या करेंगे, पास आएंगे. जैसे यहाँ पर क्या होगा, ये ऐसे आएगा और ये ऐसे आएगा, लेकिन इन दोनों का मोशन एक साथ होगा. क्योंकि अगर एक रुक गया और एक चलने लग गया तो फिर सेंटर ऑफ मास की तो नेट वेलोसिटी आ जाएगी. ऐसा नहीं हो सकता, सेंटर ऑफ मास तो रेस्ट पे है. तो चलेंगे साथ साथ, रुकेंगे साथ साथ. तो मैं ये अज्यूम करता हूँ कि इन लोग थोड़ा सा ऐसे चले और ये चला x1, ये चला x2. जब दोनों इन लोग x2 x1 चल लेंगे तो इन लोग अपनी रेस्पेक्टिव मीन पोजीशन पे पहुंच गए. ठीक है भाई, अपनी अपनी मीन पोजीशन पे पहुंच गए. तो उस समय अब चूंकि सेंटर ऑफ मास की पोजीशन चेंज नहीं हो रही है तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि m इंटू x1 शुड बी इक्वल टू m इंटू x2. यही किया जाता है. अब हाँ, और ये मतलब मैं मीन पोजीशन, अच्छा ये भी समझने की बात है कि इन दोनों मीन पोजीशन पे साथ साथ पहुँचेंगे. क्यों भाई, ऐसा क्यों? क्योंकि भाई मीन पोजीशन का मतलब क्या होता है, जहाँ पर फोर्स ज़ीरो हो जाए. और स्प्रिंग फोर्स यदि ज़ीरो होगा तो दोनों में साथ साथ ही ज़ीरो होगा. स्प्रिंग फोर्स केवल इन दोनों ब्लॉक पे अलग अलग डायरेक्शन पे लग रहा है, पर फोर्स तो सेम ही है ना, बस डायरेक्शन अलग है. तो एक साथ ज़ीरो होगा स्प्रिंग फोर्स, तो एक साथ इन लोग अपनी मीन पोजीशन में आएंगे और उस मीन पोजीशन में आने के बाद वापस से इन लोग क्या करेंगे, कंप्रेस करना स्टार्ट करेंगे. और कंप्रेशन के बाद भी मैक्सिमम कंप्रेशन में जब इन लोग पहुँचेंगे तो एक साथ रुकेंगे. फिर ये कहानी लगातार चलती जाएगी, कंप्रेशन एलोंगेशन, कंप्रेशन एलोंगेशन. तो मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे मीन पोजीशन की, दोनों की मीन पोजीशन आने तक इसका एक्सटेंशन इसका जो मूवमेंट हुआ वो x1 होएगा और इसका मूवमेंट क्या होएगा, x2. अब देखो, मैं किसी एक ब्लॉक की बात करता हूँ. सपोज करो मैं इसकी बात कर रहा हूँ. इस ब्लॉक पे एक फोर्स लग रहा है जिसकी वैल्यू है k इंटू एक्स नॉट. तो इस ब्लॉक के लिए मैं लिख सकता हूँ कि एफ नेट इज इक्वल टू k इंटू एक्स नॉट. और एक्स नॉट की वैल्यू क्या है, एक्स नॉट की वैल्यू है x1 प्लस x2. ठीक. और मैं चाहता हूँ कि इसमें से मैं x2 को एलिमिनेट कर दूँ. तो कैसे एलिमिनेट हो सकता है भाई, इससे x2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, m इंटू x1 बाय सॉरी कैपिटल M इंटू x1 डिवाइडेड बाय स्मॉल m. तो यहाँ पर क्या आ गया, एफ नेट इज इक्वल टू k इंटू x1 प्लस कैपिटल M x1 बाय m. तो इससे क्या आ गया, एफ नॉट इज इक्वल टू k और
x1 बाहर आ जाएगा और अंदर बचेगा m प्लस एम बाय एम। अब ऐसा मैं क्यों किया, x2 का एलिमिनेट क्यों किया? क्योंकि मैं क्या किया, मैं ये मान रहा हूँ कि मीन पोजीशन से जो डिस्प्लेसमेंट है ब्लॉक नंबर 1 का, कैपिटल M वाले ब्लॉक का, उसका डिस्प्लेसमेंट क्या है, x1 है। तो यदि उस पर नेट फोर्स x1 के प्रोपोर्शनल आ जाता है तो इसका मतलब वो एसटीएम कर रहे हैं। तो आ भी है यहाँ पर साफ दिख रहा है कि जो एफ नेट है वो प्रोपोर्शनल टू क्या आ रहा है, एक्स के, और जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है वो क्या है, के इंटू एम प्लस एम बाय एम। ये हो गया अपना प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। और इसी कांस्टेंट को अपन क्या बोलते हैं, एसएचएम का कांस्टेंट। यदि फोर्स प्रोपोर्शनल टू एक्स आता है तो उस एक्स के जो कोफिशिएंट को अपन क्या बोलते हैं, एसएचएम का कांस्टेंट। तो जैसे ही ये हमको एसएचएम का कांस्टेंट मिल गया, और इस ब्लॉक का मास क्या है, इस ब्लॉक का मास है एम, सॉरी कैपिटल एम है ना, मैं बड़े वाले ब्लॉक की बात कर रहा हूँ। तो इसका टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, एसएचएम तो है, ये तो प्रूफ हो ही गया। और एसएचएम में हमें पता है टाइम पीरियड क्या होता है, 2π√m/k। तो m बाय के मतलब एसएचएम का कांस्टेंट, ठीक है। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, k इंटू एम प्लस एम डिवाइडेड बाय स्मॉल m, वो ऊपर चले जाएगा। तो ये अपना आ गया टाइम पीरियड। अच्छा, यहाँ पर टाइम पीरियड नहीं पूछा हुआ है, यहाँ पर फ्रीक्वेंसी पूछा हुआ है ना क्वेश्चन में। ये कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी, फाइंड द फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी इसका इन्वर्स हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी इज़ 1/t। तो ये क्या आ जाएगा, 1/2π √k m प्लस एम डिवाइडेड बाय mm। ध्यान से देखो भाई, अब ये रिजल्ट बहुत ही सिमेट्रिक है, m दोनों बिल्कुल सिमेट्रिक दिखाई दे रहा है। तो अगर मैं राइट वाले ब्लॉक के लिए कैलकुलेशन किया हूँ तो लेफ्ट वाले ब्लॉक की भी कैलकुलेशन बिल्कुल सेम टू सेम ही आएगी, करके देख लेना, है ना। सेम फ्रीक्वेंसी आएगी, क्योंकि जब साथ साथ रुक रहे हैं, साथ साथ चल रहे हैं, तो ऑब्वियसली साथ साथ एसएचएम कर रहे हैं, साथ साथ एसएचएम कर रहे हैं, तो सब कुछ सेम ही आएगा, फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड वगैरह। एम्पलीट्यूड सेम नहीं आएगा भाई, ध्यान रखना है ना, एम्पलीट्यूड बिल्कुल सेम नहीं आएगा, एम्पलीट्यूड तो अलग अलग है। तो दैट्स इट, थैंक यू।